हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने पेपर के लिए मेहनत कर रहे हो, वैसे मैं भी आपके पेपर के लिए दिन रात मेहनत करके आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न छूट गए थे, जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा और ये फाइनल रहेगा। जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैंने जो लॉन्ग करवाए हैं, अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो उसी में से आपके पेपर में आने वाला है। 2022 में पेपर में एक क्वेश्चन छूट गया था, जो सूती बस उद्योग वाला था, जो मैंने नहीं बताया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा अच्छे तरीके से। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको याद हो, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो मुझे अच्छे से पता है कि समय हमारे पास कम है, तैयार हमें बहुत ज़्यादा करना है। अभी मैं दोस्तों शाम तक आपको रिवाइज भी करवा दूंगा सब कुछ जो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आपके अंदर एक एनर्जी भरते हैं और आपको बोलते हैं दोस्तों कि अगर देखिए, बिहार में पति जब तक मर्दा होगा, भूगोल के पेपर में तब तक गर्दा होगा। ये छोटे-छोटे बातें, छोटे-छोटे मोटिवेशन आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। उम्मीद बनाए रखिए, भरोसा रखिए दोस्तों, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँगे और अच्छा करके आएँगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए एवं विश्व में इस उद्योग के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, विश्व की बात कही गई है तो हम विश्व के बारे में लिखेंगे। अगर भारत की बात कही होती है तो भारत के बारे में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान, कुछ कंटेंट है जो सेम मिलेंगे, चाहे विश्व की पूछे चाहे भारत का पूछे। हाँ, जब विश्व का पूछेगा तो हमें विश्व के देशों में, जैसे कि यूएसए हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इन देशों को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर भारत के बारे में पूछेगा तो हमें भारत में जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हो, देखते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार से आंसर, अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे काम करना है। सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल देनी है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे लिखना शुरू करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने रात में लिखा है, 12 बजे रात तक जाग के मैंने लिखा है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे रफली हो सकता है, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है। इसके बाद लिखना है बहुत अच्छे तरीके से, सूती वस्त्र का निर्माण विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, ठीक है। रात में लिखा है मैंने, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, एक है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि सूती उद्योग, जो इंसान कपड़ा पहन रहा है वो आज नहीं पहन रहा है, बहुत प्राचीन काल से पहनता आ रहा है ना। तो वही चीज़ है कि सूती वस्त्र उद्योग में कपड़े पहले बन रहे थे, तो कहीं न कहीं ये प्राचीन है। तो इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग निर्माण विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, मतलब सबसे पुराना है, प्राचीन है, उसमें से प्राचीनों में से भी एक है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण होता था, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी चरखा चलाते थे, तो कहीं न कहीं भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग निर्माण किया जाता था वो हाथ से किया जाता था, ठीक है। हाथ से हथकरघा मतलब हाथ से काम करने वाला जो किया जाता है, बुनाई-वुनाई हाथ से किया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज की भाई साइंस अच्छी थी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो उन्हें तकनीकों का ज्ञान का प्रयोग करके अंग्रेजों ने क्या किया, अपने यहाँ पे सूती कपड़ा बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन से सूती बस मशीनें उच्च तकनीकों के द्वारा होता था। जो ब्रिटेन है, यानी जो इंग्लैंड है, वहाँ पे सूती बस जो निर्माण किया जाता था ये मशीनों से किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी हाई थी, वो विकसित था, तभी तो हमारे यहाँ राज कर रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन जो है सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण उच्च तकनीकों द्वारा कर रहा था, यानी द्वारा हो रहा था। 19वीं शताब्दी में प्रसार हो गया, मतलब कि धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में जो है सूती वस्त्र उद्योग का और प्रसार हो गया और सारे देशों में फैलता चला गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन जो है ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सूती वस्त्र का। अब दोस्तों एक हिडिंग डालना है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा आपको समझना है कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आपको सेम सेम मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग स्थानीयकरण के कारक, मतलब ये है कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित होगा, ठीक है। और सवाल ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाएगा, उसके पीछे कारण क्या है, कारक अजय कारण, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जहाँ पे सूती वस्त्र, जैसे मान लो कोई कपड़ा बनेगा, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए, कपड़ा जब बनेगा तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों कपास चाहिए, कपास यानी रुई चाहिए, ठीक है। तो अगर कपास जहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं महाराष्ट्र है, भारत में बात कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा होता है, मतलब
होता है तो कपास यहाँ पे सबसे अधिक होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे नज़दीकों में कंपनियां बन जाती हैं और यहीं पे उद्योग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों वही बात ये है कि सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण के कारक में पहले लिखेंगे कच्चा माल। जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा वहीं पे उद्योग स्थानीयकरण मतलब वहीं पे उद्योग स्थापित हो जाएगा। तो कच्चे यहाँ पे आप 2 लाइन 3 लाइन लिखेंगे कि जिस क्षेत्र में जहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो जाएं और सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट हेडिंग बता दे रहा हूँ, बस आपको समझ लेना कि हेडिंग में क्या लिखना है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यूपी बोर्ड में क्या होता है कि पूरी कॉपी जो होती है वो एग्जामिनर पढ़ते नहीं हैं, उतना टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारी कॉपी लाखों कॉपियाँ होती हैं। आप देखिए कि 58 लाख से ज़्यादा जो है विद्यार्थी बैठे हैं तो बोर्ड पेपर में, तो कहीं न कहीं कॉपियाँ बहुत ज़्यादा चेक करना होता है। तो दोस्तों कोई लाइन बाई लाइन टेप पढ़ता नहीं है। आपका मेन हेडिंग देख लिए, सही है, ठीक है। अगर आपने गलती लिखा तो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सही है। तो ध्यान रखिएगा जो भी मैं हेडिंग बता रहा हूँ अगर आप उसे हेडिंग लिख देते हैं तो कहीं न कहीं उसके अंतर जो भी लिखे रहेंगे वो दोस्तों सही हो जाएगा। अगर आप अपने मन से हेडिंग बना के लिखते हैं तब भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना कि उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जलवायु का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे जलवायु का तात्पर्य दोस्तों ये है कि यहाँ पे कपास होने के लिए अनुकूल जलवायु होना चाहिए। अगर अनुकूल जलवायु नहीं है तो कपास नहीं होगा, कपास नहीं होगा तो सूती वस्त्र उद्योग नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है, तो इसमें आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। आगे देखिए शुद्ध जल, भाई जैसे मानव के लिए पीने के लिए शुद्ध जल चाहिए, वैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए रंगाई के लिए उसमें जो है कलर करने के लिए जो होता है ना, तो कहीं कहीं शुद्ध जल चाहिए। अगर गंदा पानी रहेगा तो जो है कहीं कहीं वो नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कलर वगैरह चढ़ाने में समस्या हो जाएगी, तो उसीलिए शुद्ध जल उपलब्ध होना चाहिए। तो जहाँ शुद्ध जल मिलेगा वहाँ स्थानीयकरण हो जाएगा, मतलब वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो जाएगा। देखिए सत्य के साधन का मतलब ये होता है कि अगर सूती वस्त्र उद्योग हो रहा है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होना चाहिए और उसको मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा का मतलब बिजली होना चाहिए। तो भैया बिजली नहीं रहेगी तो कैसे होगा सूती वस्त्र उद्योग, कैसे बनेगा आप खुद सोचिए। तो शक्ति के साधन में पावर होना चाहिए यानी बिजली होना चाहिए, तभी तो सूती वस्त्र उद्योग हो पाएगा। अगर मान लो किसी क्षेत्र में जो है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र है वहाँ कंपनी लग गई, ठीक है, वहाँ कंपनी स्थापित हो गई, लेकिन यहाँ बिजली नहीं आ रहा है, विद्युत नहीं आ रहा है, तो सूती वस्त्र उद्योग कैसे बनेगा आप खुद सोचिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है कुशल श्रमिक। दोस्तों कुशल श्रमिक का मतलब ये होता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुशल हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कुशल हैं। तो कहीं न कहीं तात्पर्य है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए कुशल श्रमिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मशीन चलाना है तो मशीन चलाने के लिए जो श्रमिक आएंगे उन श्रमिकों के पास ज्ञान होना चाहिए कि मशीनियाँ चलेगा कैसे। तो दोस्तों सही बात वही है कि कुशल श्रमिक होगा तभी जब उसको मशीन चलाने का ज्ञान होगा तभी, ठीक है। आगे देखिए बाजार। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपने कपड़ा बना दिया, ठीक है, कपड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों कपड़ा जब बन गया है तो इसको तो बेचेंगे कहाँ, बजरिया में, ठीक है दोस्तों, बाजार में बेचेंगे। अब जब बाजार में लेकर जाएंगे तो बाजारी जब नहीं रहेगा, है ना, जब बाजारी नहीं रहेगा तो सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करने से क्या फायदा। तो दोस्तों इसीलिए जिस क्षेत्र में बाजार की उपलब्धता होती है वहां पे सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होते हैं, कहीं न कहीं उसका एक कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें जोड़ सकते हैं यातायात। अब देखिए इस बाजार से, इस कंपनी से इस बाजार तक लेकर जाने में परिवहन साधन होना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि परिवहन के साधन भी होना चाहिए, मतलब ट्रक वगैरह होना चाहिए, तभी तो सामान यहाँ से यहाँ जाएगा बाजार में। तो इसीलिए दोस्तों यातायात के साधन भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप समझ जाएंगे तो बना कर भी 2-3 लाइन ले देंगे, पूरा दोस्तों सही होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, ये मान कर चलिए, ठीक है। आगे इसके बाद लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के विश्व वितरण में, भारत में या फिर दुनिया में कहाँ कहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग निर्माण होता है उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे भारत के बारे में, यह भारत की परंपरागत उद्योग है। परंपरागत मतलब बहुत पहले से चला रहा है भैया, एकदम प्राचीन से। मैंने अभी पहले को बताया था ना कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम में से एक है। तो इसीलिए भारत की भी ये परंपरागत उद्योग है, मतलब बहुत प्राचीन है, ठीक है। भारत में प्रमुख क्षेत्र जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, कानपुर है, दिल्ली है, जालंधर है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है
कि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन किया जाता है। अब आपको 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोस्तों, आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये मैनचेस्टर क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था ये जो मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर दोस्तों पड़ता है इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड का, जैसे हमारे भारत में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत ये सब शहर हैं, ठीक है, वैसे ही इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। इस मैनचेस्टर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग कंपनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग होता है। तो उसी के आधार पे जो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग होता है, तो भारत में भी तो कहीं होता है। अब भारत में कहाँ कहाँ होता है, अगर उत्तर भारत में पूछे तो कानपुर हो जाएगा, ठीक है। उसी को उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हमें भारत का मैनचेस्टर कहना हो कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हम उत्तर भारत में कानपुर को कहेंगे, उत्तर भारत में कानपुर को कहेंगे। अगर पूछे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर, ठीक है। अब इसके बाद भारत का अगर पूछ ले, टोटल केवल भारत का पूछे तो अहमदाबाद हो जाए गुजरात में, ठीक है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ और देशों का नाम लिखना है। जैसे तो आपको देश में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इन देशों के बारे में लिखना है और आपको ध्यान रखना है कि इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको लिखना है, ठीक है। जैसे चीन है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन होता है। आप इसमें अगर इसके प्रांतों का नाम या फिर इसके जो है शहर का नाम याद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चीन में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन होता है, या ऐसे लिख सकते हैं उत्तर चीन में, पश्चिम चीन में, दक्षिण चीन में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद रूस है, संयुक्त अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये 8 नाम है। ये दोस्तों जो नाम है ये मैपिंग में करवा चुका हूँ, इन मैपिंग में आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको कम से कम 5 देश का नाम तो जरूर लिखना है अगर सूती वस्त्र उद्योग पूछता है तो। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको लिख के आपको मानचित्र एक छोटा सा बना के उसमें दर्शा देना है। जब आप दर्शा देंगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर 6 में से दोस्तों 6 नंबर पूरा दे देगा। और अगर आप अच्छे से लिखे हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो 5 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटा सा मानचित्र बना दिया है, ठीक है, फिलहाल ठीक ही बना है जो भी बन गया है। अब देखिए यहाँ पे जो नाम मैंने आपको दिखाया था, विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण, तो दोस्तों अगर आप ऐसा दर्शा देंगे, मैं आपको भरोसा दिलवा रहा हूँ और 100% गारंटी की ये दोस्तों, ऐसे अगर आप बना देते हैं ना और लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर देखता है और पता चलेगा तुरंत आपको कि बच्चे को जानकारी है, क्योंकि संसार का मैप आपको मिलेगा तो वहाँ पे देख के लिख सकते हैं, छापना मत, देख के लिख देना, ठीक है, देख के बना देना। अब देखिए यूएसए यहाँ पे है, ठीक है, ये है यूएसए और यहाँ पे ये है कनाडा, ठीक है, ये कनाडा हो गया, ऊपर कनाडा, बीच में यूएसए, यहाँ मैक्सिको है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कनाडा यूएसए हो गया, इसके बाद है इंग्लैंड, ये ठीक है, इंग्लैंड हो गया, और यहाँ फ्रांस हो गया, और फ्रांस के बाद यहाँ पे दोस्तों हो गया जर्मनी, ये भारत और चीन, ये यहाँ देखिए जापान। तो ये कुछ नाम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैपिंग में भी यहाँ से नाम दोस्तों ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से मैपिंग के भी पूछ लेता है। तो 2 फायदा आपको हुआ, 2 नहीं बल्कि कई सारे फायदे हुए हैं, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे आपसे लौह इस्पात उद्योग के बारे में पूछे, चाहे आपसे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछे, इन दोनों में से एक तो पक्का पूछ लेता है, इसलिए दोनों तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारण बताइए तथा प्रमुख केंद्रों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों इसके बारे में हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है लोहा इस्पात उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, ऐसे हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब आप हेडिंग डाल देंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। लोहा यह है एक प्रकार का आधारभूत उद्योग है। अब सवाल यह है कि आधारभूत क्या है? आधारभूत, ठीक है, जो आधार में फोटो आता है भूतों की तरह, वो आधारभूत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये यहाँ पे कहा गया आधारभूत का, जैसे मान लो आप यहाँ पे घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों आप पहले घर बनाने से पहले क्या देते हैं? पिलर देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं? पिलर देते हैं। तो जो पिलर है ये आधार है जिस पे ये पूरा का पूरा घर टिका हुआ है। तो दोस्तों ये जो आधार है इसी को कहते हैं आधारभूत उद्योग। तो इसमें सवाल ये है कि जो लोहा है
ठीक है। जो लोहा है ये क्या है, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है, क्योंकि लोहा ना होता तो विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन ना बनते और विभिन्न प्रकार की मशीनें ना बनती, जितने सारे आप उपकरण देख रहे हैं वो सब ना बनता। तो इसीलिए दोस्तों लोहा को आधारभूत उद्योग कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक युग की आधारशिला मशीनों के निर्माण पर रखी गई है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो आधुनिक युग है, जो चल रहा है ये आधुनिक युग, उसकी जो आधारशिला है वो मशीनों के निर्माण पर रखी हुई है। अगर मशीन नहीं रहेगा तो दोस्तों कहेंगे आधुनिक युग नहीं बनेगा, और जब लोहा ही नहीं रहेगा तो मशीन भी नहीं बनेगा, और जब मशीन नहीं रहेगा तो आधुनिक युग नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? लोहा नहीं रहेगा तो मशीन नहीं बनेगा, और मशीन ही नहीं बनेगा तो आधुनिक युग नहीं बनेगा। जब आधुनिक युग नहीं बनेगा तो मानव विकास कैसे कर पाएगा? ठीक है, आगे देखिए, मशीनों का निर्माण लोहा इस्पात व्यवसाय है। मशीनों का जो निर्माण है ये लौह इस्पात व्यवसाय है। दोस्तों लौह इस्पात व्यवसाय का मतलब ये है कि लौह इस्पात जो उद्योग करते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं, तो वही बात इसमें कहा गया है। इसमें अगला पॉइंट देख सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग सभी व्यवसाय की कुंजी होती है, क्योंकि जितने सारे मशीन उपकरण बनते हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे उद्योग जो स्थापित होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन होते हैं, कहीं न कहीं वो दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होता है, और उनकी कुंजी जो होती है कहीं न कहीं लोहा इस्पात पर ही टिकी होती है। विश्व के औद्योगिक क्षेत्र तथा परिवहन के साधन लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं। विश्व के जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो ट्रांसपोर्ट हैं, परिवहन के साधन हैं, वो सब लौह इस्पात उद्योग पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि अगर लौह इस्पात यानी आयरन स्टील नहीं रहेगा तो परिवहन के साधन नहीं बनेंगे और विभिन्न प्रकार की मशीनें नहीं बनेंगी। जब विभिन्न प्रकार की मशीनें नहीं बनेंगी तो औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएंगे तो आधुनिक युग नहीं आएगा। दोस्तों ये कहीं कि एक दूसरे से मिला जुला हुआ है, बस आप समझते चलिए कि लोहा क्या कर सकता है। ठीक है, बिना लोहे के क्या हो सकता है, तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा उसको। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा है दोस्तों, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले क्या होता है, खनिज। ठीक है, खनिज में हमें प्राप्त होता है क्या, लौह अयस्क। लौह अयस्क को बोलते हैं आयरन ओर। ठीक है दोस्तों, पहले खनिज में हमें प्राप्त होता है लौह अयस्क, ये कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा माल होता है, यही आधारभूत उद्योग है। इसमें इसको कहते हैं आयरन ओर। इसके बाद लौह अयस्क को जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करके उसे ढलवा लोहा बनाया जाता है। ढलवा लोहा का मतलब कास्ट आयरन होता है। ठीक है, इसके बाद ढलवा लोहा को और मजबूत बनाकर उसे पिटवा लोहा तैयार किया जाता है। पिटवा लोहा का मतलब होता है रॉट आयरन। इसके बाद पिटवा लोहा को दोस्तों आगे जो और मजबूत बनाया जाता है उसमें बनता है लोहा इस्पात, और इस पे जो ये लोहा इस्पात होता है इसको बोलते हैं आयरन स्टील। अब फिर आयरन स्टील से विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन, मशीन वगैरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फैक्ट मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आपको लिखना है। पहले लौह अयस्क, फिर ढलवा लोहा, फिर पिटवा लोहा, फिर इसके बाद लौह इस्पात बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, आयरन और कास्ट आयरन, रॉट आयरन और आयरन स्टील। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक बताइए। तो कारक या कारण, अब देखिए जो मैंने आपको सूतीबस उद्योग में बताया था वही कारण यहाँ भी आपको लिखने हैं, क्योंकि सेम टू सेम कारण यहाँ भी आ जाएंगे। देखिए लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित होगा, जहाँ कच्चा माल मिलेगा, जैसे सूतीबस उद्योग था। तो आप बस उतना ही तैयार कर लीजिए, एक तैयार कर लीजिए, आपके कंटेंट दोनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कच्चे माल जहाँ मिलेंगे दोस्तों वहाँ पे लौह अयस्क उद्योग स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देख कच्चे माल, यहाँ पे देख कच्चे सामग्री है, तो दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कच्चे सामग्री है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कच्चे सामग्री का मतलब ये होता है लोहे को गलाने के लिए कोयले का प्रयोग होता है, तो ये कच्चे सामग्री हो जाएंगे। ठीक है, कोयला भी कच्चा सामग्री है, खनन से प्राप्त होता है। साफ करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के, जो लोहा प्राप्त होगा खुदाई में लौह अयस्क, तो उसमें जो है चूना वगैरह मिला के उसे साफ किया जाता है। ठीक है, और उसको मजबूती बनाने के लिए टंगस्टन और मैग्नीज जैसे जो है ये पदार्थों को उसमें मिलाया जाता है ताकि वो मजबूती बनाया जा सके। तो दोस्तों ये कच्चे सामग्री इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमें लोहे को गलाना है तो उसे कोयला चाहिए, तो हमें ठीक है साफ करना है, चूना चाहिए, मजबूती के लिए टंगस्टन और मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ जल, देखिए बहुत सारे मशीनें जो होती हैं उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, उसको कूलिंग करने के लिए जो है कहीं कहीं स्वच्छ जल का उपयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुशल श्रमिक या कुशल श्रम, मैंने आपको बताया था सूती सामग्री वाले में
जो सूती वस्त्र वाले में, तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या था कि कहीं न कहीं जब कुशल श्रमिक रहेंगे तभी सूती वस्त्र उद्योग हो पाएगा, वैसे ही यहाँ पे कुशल श्रमिक है। दोस्तों दोनों हेडिंग आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही होगा। यातायात के साधन मैं बता चुका हूँ, अगर यातायात के साधन जब कोई वस्तु बनेगी तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर जाने के लिए यातायात का साधन होना चाहिए। देखिए, अगर आप उद्योग स्थापित करते हैं तो पूँजी भी होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात है बाज़ार होना चाहिए, मैंने आपको बताया था बाज़ार के बारे में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप जो सूती वस्त्र उद्योग वाला मैंने बताया है उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विश्व वितरण बताइए कि कहाँ-कहाँ ये उत्पादन होता है। जैसे देखिए यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 क्षेत्र है, शिकागो, एक है पिट्सबर्ग। जब दोस्तों अगर आपको नाम ये नहीं याद आएगा तो आप ऐसे नाम लिख देना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है उत्तरी या मध्य अमेरिका में जो है लौह इस्पात उद्योग होता है, बस आपको इतना लिख देना है, बस सफिशिएंट है। इसके बाद दोस्तों रूस में साइबेरिया वाला क्षेत्र है, मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जापान में नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो है। जापान में आपने देखा होगा, सुना होगा जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, तो नागासाकी हिरोशिमा वहाँ दे सकते हैं। टोक्यो उसकी राजधानी है जापान के। चीन मंचूरियन आप खाए होंगे, मंचूरिया और यांगटीसी, ठीक है? यांगटीसी घाटी जो नदी यांगटीसी नदी है उसकी घाटी में जो है उत्पादन होता है, घाटी क्षेत्र वाले में। भारत में बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत वाला ध्यान रखिएगा। भारत में बोकारो है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, भिलाई है, जमशेदपुर है, ठीक है? यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है। अब देखिए मैं आपको याद करवा दूँ थोड़ा से, अगर आपसे कहे कोई, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि भैया थोड़ा सा ये कार है, एक कार है, जैसे देख लीजिए, ठीक है? एक कार हम मान लेते हैं, ये क्या बन गया? आपको इमेजिन करना है कि कार ही है, ठीक है? ये मान लीजिए कार है, दोस्तों इस कार को है ना, जो कार यहाँ पे है, कोई कह रहा है अपने मालिक कह रहा है नौकर से, वो जो कार है वो कार झाड़ दो, भाई गंदा हो गया, वो कार झाड़ दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा वो कार, मतलब वो कारो और झाड़ से झारखंड हो जाएगा। दोस्तों आपको यही याद करना चाह रहा था कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोकारो लिखा हुआ है ना, बोकारो, तो वो कार झाड़ दो तो बोकारो हो जाएगा और झाड़ से झारखंड हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए राउरकेला अगर मैं कहूँ जो राउरकेला है ना वो खराब हो चुका है, राउरकेला खराब हो चुका है, तो उससे उड़ीसा हो जाएगा। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है? राउरकेला खराब हो चुका है तो उड़ीसा और राउरकेला हो जाएगा। दुर्गापुर, देखिए जो दुर्गा पूजा जब आता है तो दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा जो अच्छे से मनाया जाता है वो बगल में मनाया जाता है। कहाँ पे? बगल में। बगल मतलब पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है? भिलाई। अब देखिए भाई, कोई भी हो आपका भलाई नहीं करना चाहता, भलाई करना कोई चाहता है? नहीं करना चाहता है। इसलिए नहीं करना चाहता कि कोई 36 की दूरी होती है, कितनी दूरी होती है? 36 का दूरी होता है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए जमशेदपुर झारखंड में है, ठीक है? टाटा जी, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा के पिताजी जमशेद जी टाटा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इसी को मानचित्र में दर्शा देना है आपको। तो मानचित्र में जब दर्शाएंगे तो जो मैंने नाम वहाँ पे लिखा था आपको यहाँ पे लिख देना है। यूएसए हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, रूस हो जाएगा, चीन, भारत और जापान। देखिए ये सूती वस्त्र उद्योग में यहाँ पे कुछ नाम मिलते जुलते हैं ना, यही भी नाम आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो आपको बस कुछ नाम ही याद करना है, ज़्यादा नाम याद नहीं करना है, समझना है कि कौन कौन से देश हैं। यही मानचित्र में भी आएंगे, यही प्रश्नोत्तर में भी आएंगे, तो आप इतना ही तैयार कर लीजिए, आपका सफिशिएंट है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, या इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, विकासशील देशों में नगरीय आदिवासियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। नगरीय बस्तियों के बारे में पूछा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा समझना है कि क्या क्या कर सकते हैं। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या को बताइए, तो यहाँ पे ले सकते हैं, यह समस्या विकासशील देशों में अधिक होता है, विकासशील देशों में, क्योंकि अधिकांश नगर गैर नियोजित ढंग से बसे होते हैं। गैर नियोजित का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे जो घरें होते हैं, ठीक है, विकासशील देशों में वो नियोजित नहीं होते। जैसे मान लो घर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो कहीं घर ऐसे बना हुआ है, तो मतलब विकसित देश जो होते हैं उनमें सही तरीके से बने होते हैं, लेकिन जो विकसित देश नहीं होते, जो विकासशील देश होते हैं, उनमें कहीं न कहीं नियोजित तरीके से नहीं बसा होता है, का रास्ता कहीं पे निकला हुआ है, कहीं पे निकल रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो
अधिकांश नगर जो होते हैं वो नियोजित ढंग से बसे होते हैं। यही कारण होते हैं विकासशील देशों में कि नगरीय बस्तियां बहुत गंदी बस्तियों की तरह दिखाई देते हैं। जनसंख्या गांव से नगर की ओर पलायन करके भीड़ बढ़ा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ही पूछा है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या क्या है। तो जनसंख्या जो गांव से नगर की ओर जाती है, पलायन करती है, वो शहर में जाके भीड़ बढ़ा देते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ने पर गंदगी, जल भराव, आवास की समस्या बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे 2 लाइन और लिख सकते हैं आप। भारत में अधिकांश जनसंख्या मिलियन सिटी में 25-10% जो लोग होते हैं वो अवैध बस्तियां बनाकर रहते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं, सबसे बड़ा समस्या है। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या क्या क्या हो सकती हैं और इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जल प्रदूषण की समस्या हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं न कहीं पानी भी समस्या बढ़ती चली जाएगी। पानी नाली जो है इधर उधर पानी बहेगा, कभी नाले से फ्लो कर जाएगा तो रोड में बहेगा, है ना, किसी घर में पानी चला जाएगा, गंदा पानी, तो जल प्रदूषण की समस्याएं प्रकट हो जाएंगी। वायु प्रदूषण का समस्या भी प्रकट हो जाएगी। भाई जनसंख्या शहर में बढ़ेगी तो कहीं की वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, परिवहन साधन बढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण मिलाकर कहा जाए दोस्तों कि प्रदूषण की समस्या यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी। आगे कुछ पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं। पीने योग्य जल की जो समस्या होगी वो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। विद्युत आपूर्ति की समस्या यहाँ पे आ सकती है। मल निकासी व्यवस्था की समस्या आ सकती है। ठीक है, परिवहन एवं संचार व्यवस्था ये भी समस्या में आ सकता है। और एक स्वस्थ शहर, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो है स्वच्छ वाराणसी, स्वच्छ जो है, अब लिखते हैं ऐसा लिखा रहता है ना कहीं कहीं, तो आपको ध्यान में रखना है। उससे शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्पना किया जाता है। तो लेकिन शहर स्वच्छ कैसे होगा जब इतना गंदा हो रहा है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या, 2-2 लाइन यहाँ पे ले देंगे, आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो आपसे प्रदूषण के बारे में पूछ सकता है। यही प्रदूषण वाला पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को प्रदूषण इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब विस्तृत थे। अभी लास्ट में आपको बता देंगे अति लघु, इसके बाद ये पूरा का सिलेबस तैयार हो जाएगा।